तो जैसे कि मैंने पहले बात करी थी कि हमारे पास जो बेसिक टॉपिक्स होंगे, आज सिस्टम डिजाइन है तो सिस्टम डिजाइन मतलब कि हम किसी भी सिस्टम को कैसे डिजाइन कर रहे होंगे, ठीक है, उसके आर्किटेक्ट क्या होंगे, कंपोनेंट्स क्या होंगे, ठीक है। पहला लेक्चर है तो जैसे मैंने पहले बताया था कि सिंगल सर्वर सेटअप हम पढ़ रहे होंगे, database, then vertical scaling and horizontally scaling, load balancer, database replication, कैसे और सीडीएन, ठीक है। तो मैंने कुछ फ्लो डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। तो इन ब्लॉक्स को हम दोबारा डिस्कस करते हैं एक बार कि है क्या। यूजर, बेसिकली यूजर टायर की हम बात कर रहे होंगे जिसमें हमारे पास वेब ब्राउजर और मोबाइल ब्राउजर आ रहे होंगे, ठीक है, तो या मोबाइल ऐप आ रहे होंगे। दूसरा ब्लॉक होता है हमारे पास डीएनएस। तो डीएनएस का मतलब बेसिकली जैसे मैंने बताया था, डोमेन नेम सिस्टम, ये थर्ड पार्टी के द्वारा हम परचेज करते हैं जैसे कि गोडैडी। इसका सर्वर बेसिकली थर्ड पार्टी के पास ही होता है, हम जस्ट इसे परचेज करके यूज कर लेते हैं, ठीक है। वेब सर्वर, वेब सर्वर मतलब कि जो भी सर्वर हमारा इंटरेक्ट कर रहा होगा यूजर के बीच में प्लस हमारे डाटाबेस के साथ, जो सर्विसेज और जो भी वर्क कर रहा होगा उसे हम कहते हैं वेब सर्वर, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है सिंगल सर्वर सेटअप, सिंगल सर्वर से हम स्टार्ट करेंगे और एंड द एंड हम इसे लेके जाएंगे कि हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स होंगे। वो क्यों होंगे, उसके पीछे क्या कारण होगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख लो कि हमारे पास तीन ब्लॉक्स होते हैं, एक यूजर टायर जिसके अंदर हमारे पास वेब ब्राउजर, मोबाइल ऐप, डीएनएस एक थर्ड पार्टी जिसमें हमारा डोमेन वेरीफाई हो रहा होता है और वो हमारे लिए एक आईपी एड्रेस सेंड कर रहा होता है। तो फ्लो क्या रहता है जब हम किसी भी एक, मान लो कि मेरे पास एक www.google.com है, अगर मैं उसे हिट कर रहा हूं तो उसके पीछे किस तरीके से सारी कहानी चलती है, ठीक है। तो उसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मान लो कि यूजर ने लिखा www.google.com, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही ये हमारा फ्लो होता है, यूजर ने टाइप करा google.com, वो क्या करेगा, चेक करेगा डीएनएस सर्वर कि ये google.com कोई वैलिड डोमेन है कि नहीं है। अगर वैलिड डोमेन होता है तो उस केस में डीएनएस क्या करता है, यूजर को रिटर्न करता है एक आईपी एड्रेस। हर एक चीज हमारी आईपी एड्रेस पे चलती है। यूजर को आईपी एड्रेस दिखती नहीं है लेकिन बैकग्राउंड में सारा काम आईपी एड्रेस से हो रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यूजर ने हिट करा www.google.com, डीएनएस ने वो वेरीफाई करा कि क्या google.com एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो वो रिटर्न करता है एक आईपी एड्रेस, ठीक है। जैसे ही यूजर को आईपी एड्रेस मिलता है, वो आईपी एड्रेस के साथ वेब सर्वर के पास जाता है उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के साथ, और उसके बाद वेब सर्वर उसे एचटीएमएल या जेसन रिटर्न करता है, ठीक है। तो थर्ड फ्लो हमारा हो गया ये, और फोर्थ फ्लो हो गया ये। तो इस तरीके से हमारा कोई भी, अगर हम किसी भी वेब सर्वर पे हिट कराते हैं तो इस तरीके से हमारा फ्लो चलता है। सबसे पहले यूजर टाइप करेगा www.google.com, डीएनएस सर्वर का रोल आता है, डीएनएस सर्वर चेक करता है कि डोमेन वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड होता है तो डीएनएस सर्वर आईपी रिटर्न करता है यूजर को, वो आईपी लेके यूजर वेब सर्वर के पास जाता है, वेब सर्वर उसे एचटीएमएल और जेसन रिटर्न कर रहा होता है जो कि हम वेबसाइट पे देख रहे होते हैं। अब ये जेसन क्या होता है, जेसन बेसिकली एक तरीके से ये मान लो जावा स्क्रिप्ट का नोटेशन होती है जिसमें लाइक एक जेसन के अंदर बहुत सारी कीज प्लस डाटा होता है। इसे हम बेसिकली जब एपीआई कोई भी हिट करा रहे होते हैं और वेब सर्वर हमें डाटा दे रहा होता है, उस फॉर्मेट में हम जेसन ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेप में वेब सर्वर एचटीएमएल भी भेज सकता है, जेसन भी भेज सकता है और कोई और डाटा टाइप भी भेज सकता है। तो पहला हमारा कि सिंगल सर्वर सेटअप इस तरीके से काम करता है कि हमारे पास बेसिकली चार स्टेप्स होते हैं और उन चार स्टेप्स को इस तरीके से हम फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंगल सर्वर सेटअप जिसके अंदर हमारे मेन तीन ब्लॉक होते हैं, यूजर, डीएनएस एंड वेब सर्वर। दूसरा रोल आता है फिर हमारा डाटाबेस का, कि ये डाटाबेस क्या चीज है। अब वेब सर्वर सिर्फ काम करता है, कुछ भी डाटा अपने अंदर स्टोर नहीं करता है, ठीक है। तो जो हमारा मेन था पहला
ब्लॉक, उसे ही हम आगे एक्सटेंड करते हैं कि ये डाटाबेस एक फोर्थ ब्लॉक हमारे पास आ जाता है। तो डाटाबेस क्या चीज है? डाटाबेस बेसिकली एक तरीके से मान लो कि फोर्थ टायर हमारे पास आता है, जिसमें हम कुछ भी डाटा स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है। अब अब जो पहले कहानी हो रही थी वो सेम कहानी होगी हमारे पास, कि मान लो कि हमें किसी चीज को, हमें कुछ डाटा चाहिए, तो सबसे पहले वही स्टेप हमारा कि यूजर जाएगा डीएनएस के पास, डीएनएस आईपी एड्रेस भेज रहा होगा। ठीक है। और उसके बाद यूजर वेब सर्वर को हिट करा रहा होगा कुछ डाटा के लिए, वेब सर्वर इंटरनली यूज कर रहा होगा डाटाबेस को, डाटाबेस से डाटा लेने के बाद वेब सर्वर यूजर को सेंड कर रहे होंगे। ठीक है। तो इसमें एक एक्सटेंशन है पुराने वाले का, जो सिंगल सर्वर सेटअप का हमने फ्लो डायग्राम देखा था, उससे आगे हमने डाटाबेस और इंक्रीज करा है। डाटाबेस, वेब सर्वर डाटाबेस से इंटरेक्ट करता है, यूजर कभी भी डायरेक्ट डाटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आ रहा होगा तुम लोगों के मन में कि डाटाबेस एक टर्म है, इसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, कि फिर क्वेश्चन आता है कि कौन सा डाटाबेस हमें यूज करना चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास, जैसा कि तुम लोग जानते हो, दो तरीके के डाटाबेस होते हैं, एसक्यूएल डाटाबेस और नॉन सीक्वल डाटाबेस। ठीक है। तो एसक्यूएल के अंदर हमारे पास कुछ कुछ पॉपुलर डाटाबेस होते हैं, जैसे माई सीक्वल और ओरेकल, पोस्ट ग्रीएसक्यूएल, पोस्ट एसक्यूएल, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है। माई एसक्यूएल में जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो टेबल्स और रो में करते हैं। ठीक है। जो दूसरे तरीके का डाटाबेस होता है नॉन रिलेशनल, जिसे हम नॉन एसक्यूएल डाटाबेस भी कहते हैं, उसमें से जैसे हमारे पास कसेंड्रा होता है एक, और एक फायरबेस का भी होता है बेसिकली, मोंगोडीबी। मोंगोडीबी भी होता है। तो ये सारे जो डाटाबेसेस होते हैं वो नॉन सीक्वल होते हैं। अब जो नॉन सीक्वल होते हैं ना, उसमें भी कुछ कुछ कैटेगरीज होती हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास हो जाती है, की वैल्यू स्टोर तरीके से होता है, एक डॉक्यूमेंट स्टोर होता है, एक ग्राफ स्टोर होता है। तो वो भी ब्रॉडर कैटेगरी में जा रहा होता है, तो वो अपना अपना एक बहुत बड़ा टॉपिक है डाटाबेस। लेकिन अभी जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम अगर अपना कोई सिस्टम डिजाइन बना रहे हैं तो उसका फ्लो क्या होगा। तो फ्लो ये रहता है कि सबसे पहले डीएनएस के हम पास जाएंगे, डीएनएस हमें आईपी एड्रेस दे रहा होगा, उसके बाद यूजर उस आईपी एड्रेस के साथ वेब सर्वर पे जा रहा होगा, वेब सर्वर हमारे डाटाबेस में डाटा ढूंढ रहा होगा, और उसके बाद डाटा जैसे ही उसे मिल जाएगा वो उस पर्टिकुलर यूजर को डाटा रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है। अब हमें ये भी देखना है अपने, अगर हम किसी चीज का डिजाइन कर रहे हैं, किसी सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास कैसे हम पहचान लेंगे कि हमें कौन सा डाटाबेस यूज करना है, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं लोगों को। ठीक है। तो उसके लिए कभी भी एक डाटाबेस राइट फिट नहीं है, राइट ऑप्शन नहीं होता कि हमें यही चूज करना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना होता है कि अगर हम कुछ चीज डिजाइन कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि अगर हमारा जो डाटा है वो स्ट्रक्चर्ड वे में है, डाटा का जो मतलब एक तरीके से जो डाटा है वो थोड़ा कम मात्रा में है, जिसे कम यूजर यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में है, तो हम सिंपल जा सकते हैं कि एसक्यूएल की तरफ जाओ, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड डाटा है, प्लस उसका जो डाटा है वो भी कम है, अमाउंट ऑफ मैसिव डाटा जो है वो भी कम है। लेकिन अगर कहीं पे हमें रिक्वायरमेंट होगी कि जो हमारा डाटा है वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड वे में है, हमें ज्यादातर सीरियलाइज और डीसीरियलाइज डाटा पे काम करना है। ठीक है। और हमारा जो डाटा का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, तो उस सिनेरियो में हमें नो एसक्यूएल डाटाबेस की तरफ जाना चाहिए। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि जब हम डिजाइन कर रहे होंगे किसी सिस्टम को, तो उसमें पर्टिकुलर कौन कौन से डाटाबेस किस किस तरीके से हम सोच के यूज करते हैं। अभी के लिए ये मान लो कि हमारे पास एक ब्लॉक है डाटा, और ये एक डाटा टायर करके तुम मान सकते हो कि ये एक यूजर टायर हो गया, ये हमारा डीएनएस हो गया, इधर हमारा वेब टायर हो गया, तो इधर हमारा डाटा टायर हो गया। डाटाबेस कौन सा यूज करेंगे वो सिस्टम के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम, वर्टिकल स्केलिंग वर्सेस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो ये क्या चीज होती है? ठीक है। अब होता क्या है कि जब तुम एक सर्वर के साथ जाते हो तो बहुत सारी कहानी ये आ जाती है कि मान लो कि तुम्हारा सर्वर डाउन चला गया, फॉर एग्जांपल अगर हम एक सर्वर के साथ जाते हैं, तो हमारा सर्वर ये किसी वजह से डाउन चला गया, मान लो कि नेचुरल डिजास्टर हो गया, एक्स वाई जेड कुछ भी हो गया। ठीक है।
तो उस केस में अगर कोई यूजर रिक्वेस्ट कर रहा होगा तो हमेशा वो फेल हो रही होगी। ठीक है, तो ये बहुत एक तरीके से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कि अगर तुम्हारे पास एक ही सर्वर है और वो डाउन चला गया किसी वजह से, तो इसका मतलब है कि हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे डाउन हो गए, कुछ कोई भी वर्क नहीं करेगा किसी तरीके से। तो इसको अगर हमें आगे एनहेंस करना है कि इस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को हम कैसे करें, तो उस केस में हमारे पास टर्मिनोलॉजी आती है कि हम अपने सर्वर को स्केल कर सकते हैं। ठीक है, स्केल मतलब हम अपने सर्वर को बढ़ा सकते हैं। अब वो किस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए दो टर्मिनोलॉजी आती है, वर्टिकल स्केलिंग प्लस वर्सेस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ठीक है, तो ये वर्टिकल स्केलिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या है, इस पे हम आते हैं। ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग मतलब कि हम अपना जो स्केल कर रहे हैं, सर्वर को जो इम्प्रूव कर रहे हैं, वो हम वर्टिकल वे में कर रहे हैं। वर्टिकल वे इन द सेंस कि हम सर्वर को डुप्लीकेट नहीं, बल्कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सर्वर है उसी में हम सीपीयू, रैम एक्सेट्रा ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कि तुम्हारे पास एक वेब सर्वर है और तुम उसमें पहले तुम्हारे पास सीपीयू इतना था, फिर तुमने सीपीयू बढ़ा दिया और ज्यादा हायर पावर का सीपीयू लगा दिया। या तुम्हारे पास मेमोरी पहले कम थी, 512 MB थी, फिर तुमने 1 टेराबाइट कर दिया, फिर तुमने 10 टेराबाइट कर दिया। इस सिचुएशन में तुम स्केल कर रहे हो अपने सर्वर को, अपनी सर्वर को बढ़ा रहे हो। ठीक है, लेकिन किसी एक सर्वर को स्केल करना वर्टिकल वे में उसके कुछ अपने ही लिमिटेशंस होते हैं। उसमें क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, अगर तुम कुछ चीज इंक्रीज कर रहे हो, चाहे रैम इंक्रीज कर रहे हो या मेमोरी इंक्रीज कर रहे हो किसी भी एक सर्वर की, उसकी एक लिमिट होती है। अब मान लो कि मेरा मैकबुक है, ठीक है, या फिर मेरा कोई एक नॉर्मल विंडो है, मेरे को उसकी रैम इंक्रीज करानी है, तो मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट तक उसकी रैम इंक्रीज कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपने अनलिमिटेड अमाउंट में रैम इंक्रीज कर पाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता किसी भी सर्वर या किसी भी सिस्टम के लिए, कि वर्टिकल स्केलिंग तुम एक लिमिट से ज्यादा कर पाओ। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। प्लस सेकंड पॉइंट, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को ये प्रॉब्लम को ये सोल्व नहीं कर पाता। ये सिर्फ तुम्हारी एफिशिएंसी इंक्रीज कर देगा और बाकी की प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा वर्टिकल स्केलिंग, लेकिन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर प्लस जो अनलिमिटेड सीपीयू और मेमोरी की पावर है उसे हम नहीं कर सकते वर्टिकल स्केलिंग में। ठीक है, तो फिर अगर हम वर्टिकल स्केलिंग से नहीं कर सकते तो दूसरा रोल आता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता क्या है, इसमें हम इंस्टेड ऑफ कि सीपीयू और मेमोरी इंक्रीज करें, इसमें हम सर्वर इंक्रीज कर देते हैं। मान लो कि हमारे पास जो सर्वर है ये हमारा S1 है। ठीक है, हमने सर्वर 2 ऐड कर दिया, फिर 3 सर्वर ऐड कर दिए, फिर 4 सर्वर ऐड कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। अब जो वर्टिकल स्केलिंग की प्रॉब्लम थी, जैसे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, वो इसने सोल्व कर दिया। मतलब कि अगर एक सर्वर हमारा फेल होता है तो दूसरा सर्वर हमारा एक्टिव रहता है। ठीक है, दूसरा इसने ये चीज इंप्रूव कर दी कि जो पैरेलल प्रोसेसिंग होगी वो ज्यादा होगी। मतलब कुछ डाटा हम इस पे भेज सकते हैं, कुछ डाटा हम इससे ले सकते हैं, कुछ डाटा इससे ले सकते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टली स्केलिंग की भी कुछ लिमिटेशंस है अपना आप में। अब मान लो कि तुम मल्टीपल सर्वर्स रख रहे हो तो डाटा कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। ठीक है, और मतलब इसके भी कुछ अपना आप में एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के भी अपना आप में कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। एक दूसरे को दोनों compete करते हैं कि इसमें हम ज्यादा मेमोरी और सीपीयू ऐड नहीं कर सकते एक लिमिट के बाद, प्लस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी होता है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की अगर हम बात करें तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को ये चीजें रखता है कि अगर एक गया तो दूसरा उसका सपोर्ट में होता है हमारे पास सर्वर। प्लस अगर कुछ नेचुरल डिजास्टर होते हैं उस केस में अगर हमारा एक सर्वर किसी तरीके से क्रैश हो गया तो दूसरे सर्वर के पास हमारे पास डाटा होगा। लेकिन इसके अपना आप में एक डिसएडवांटेज होता है। अब मान लो कि अगर हम एक सर्वर पे हमारा डाटा है, दूसरे सर्वर पे कुछ और डाटा है, तो हमें इन दोनों को भी कंसिस्टेंट रखना है कि डाटा रिडंडेंसी की इशू ना आए, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इन शॉर्ट टर्म अगर तुम ये कहो कि वर्टिकल स्केलिंग होता क्या है, वर्टिकल स्केलिंग में हम ज्यादा रिसोर्सेज ऐड करते हैं, इसमें हम उसी सर्वर में काम कर रहे होते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब है कि हम कोई रिसोर्स ऐड नहीं कर रहे होते, हम पूरा का पूरा नया सर्वर ऐड कर रहे होते हैं अपने सर्वर टायर में।
ठीक है। तो ये थी टर्मिनोलॉजी की वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है। इसके बाद एक नई टर्म आती है लोड बैलेंसर। तो जैसे कि हमारे पास पहले तीन थी चीजें कि हमारे पास एक यूजर ब्लॉक था जिसे हम यूजर टायर बोल रहे थे, दूसरा हमारे पास डीएनएस था जो हमारे डोमेन को वेरीफाई करके आईपी एड्रेस रिटर्न कर रहा था, ये हमारा सर्वर टायर था। ठीक है। पहले हम सिंगल सर्वर की बात कर रहे थे लेकिन अभी हमारे पास मल्टीपल सर्वर हो सकते हैं क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के बारे में देखा है। तो सर्वर टायर के पास मल्टीपल सर्वर्स का मतलब है कि वो हॉरिजॉन्टली स्केलिंग हमने करी है। इसके साथ में हमारे पास डाटा बेस भी होता है, लेकिन अभी इस वाले फ्लो डायग्राम में हम मेन चीज पढ़ रहे होंगे लोड बैलेंसर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो वापस अपने फ्लो पे आते हैं, इनिशियल फ्लो पे। यूजर रिक्वेस्ट करता है डीएनएस सर्वर के पास, डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेस रिटर्न करता है। यूजर उस आईपी एड्रेस को लेके अब डायरेक्ट सर्वर के पास नहीं जाएगा क्योंकि उसे नहीं पता कि किस सर्वर से मेरे को रिक्वेस्ट चाहिए। तो इन दोनों के जो बीच में अब रोल आता है वो उसका रोल आता है लोड बैलेंसर का। तो यूजर अपना आईपी एड्रेस लेके लोड बैलेंसर के पास जाता है, पब्लिक आईपी। तो जो यहां से आईपी यूजर को मिल रही होती है वो होती है पब्लिक आईपी, मतलब पब्लिकली जो आईपी होती है। ठीक है। जो लोड बैलेंसर जाता है वो जाता है अपने प्राइवेट आईपी के द्वारा। तो अब जो हमारे सर्वर हैं वो ज्यादा सिक्योरिटी प्रूफ हो गए हैं क्योंकि डायरेक्ट वो पब्लिक आईपी से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, लोड बैलेंसर उनसे इंटरेक्ट करेगा थ्रू प्राइवेट आईपी। लोड बैलेंसर करता क्या है, अब मान लो कि यूजर लोड बैलेंसर के पास लेके जाता है तो लोड बैलेंसर देखता है। सबसे पहले काम लोड बैलेंसर का ये रहेगा कि वो ट्रैफिक जो होगा ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। मान लो कि ट्रैफिक इसके पास एक दो यूजर का एक साथ आया तो वो एक यूजर का इसको भेज रहा होगा, एक यूजर का इसको भेज रहा होगा। लोड बैलेंसर का काम ट्रैफिक रिडिस्ट्रीब्यूशन का भी होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से भी बचाता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इन द सेंस होता गया है कि कोई भी लोड बैलेंसर आया, उस केस में मान लो कि हमारा जो सर्वर वन था वो डाउन चला गया किसी वजह से, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, जितना भी डाटा या जितना भी ट्रैफिक आ रहा होगा वो सारा सर्वर टू को भेज देगा। तो उससे ये होगा कि कभी भी जो तुम्हारी वेबसाइट है वो ऑफलाइन नहीं जाएगी, और जैसे ही सर्वर वन दोबारा अप होगा लोड डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा उसको ट्रैफिक भेजने लगेगा। जैसे ही सर्वर ने अपनी प्रोसेसिंग करी डाटाबेस के साथ, डाटा मिला, वो यूजर को रिटर्न कर रहा होगा। तो इंस्टेड ऑफ कि हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, सिंगल सर्वर्स हैं, हमारे पास अब जो सर्वर टायर के अंदर है मल्टीपल सर्वर्स होंगे। मल्टीपल सर्वर्स डायरेक्ट यूजर से कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे, उन दोनों के बीच में हमारे पास होगा लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर बेसिकली क्या करता है, जितना भी इनकमिंग ट्रैफिक होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। जो सर्वर मान लो कि कोई फेल हो रहा है या ऑफलाइन जा रहा है उस केस में वो डाइवर्ट कर रहा होगा ट्रैफिक को। लोड बैलेंसर जो पॉइंट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स था उसकी उसे हमने सोल्व कर दिया था स्केलिंग करके। लेकिन स्केलिंग करने के बाद भी हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, अगर इनमें से भी कोई सर्वर डाउन जाता है तो लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली डाइवर्ट कर रहा होता है ट्रैफिक को। लोड बैलेंसर इनसे अलग भी बहुत सारी चीजें कर रहा होता है लेकिन इनिशियली अभी हम इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे। अभी हम बस ये देख रहे थे कि लोड बैलेंसर कहाँ पे अपना रोल एग्जीक्यूट कर रहा होता है इस पूरे ब्लॉक डायग्राम में। ठीक है। तो ये था लोड बैलेंसर जो कि हमारा ट्रैफिक डाइवर्स और ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है बहुत सारी चीजों के अंदर। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है डाटाबेस रेप्लिकेशन। अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास एक यूजर होता है, डीएनएस होता है, लोड बैलेंसर होता है और मल्टीपल वेब सर्वर्स होते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि ये डाटाबेस रेप्लिकेशन क्या चीज है। अब मान लो कि मल्टीपल वेब सर्वर्स हैं लेकिन वो एक ही डाटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं सारा। अगर वो डाटाबेस डाउन चला गया तो उस केस में हमारे जो सर्वर हमने स्केलिंग करी है उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए अब हमें क्या करना होगा, डाटाबेस के भी रेप्लिकेट बनाने होंगे बहुत सारे, मतलब
कि अगर एक डाटाबेस हमारा डाउन जाता है तो जो हमारे सर्वर्स हैं वो दूसरे डाटाबेस से इंटरेक्ट करने लगे। अब मान लो कि तुम्हारा डाटाबेस एक ही डाउन चला गया तो तो भले ही तुम्हारे पास बहुत सारे वेब सर्वर्स हों लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होगा। तो इस सिनेरियो में डाटाबेस रेप्लिकेशन टेक्निक काम आती है। अब ये डाटाबेस को हम रेप्लिकेट किस किस तरीके से करते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल डाटाबेस होता है हम उसे कह रहे होते हैं कि ये हमारा मास्टर डाटाबेस है। ठीक है, और जो उस ओरिजिनल डाटाबेस की कॉपीज होती हैं हम उन्हें बोल रहे होते हैं कि ये स्लेव डाटाबेस है। तो ये स्लेव और ये मास्टर करते क्या है? ठीक है, तो जब भी हमारे पास वेब सर्वर को कोई भी रिक्वेस्ट रीड करनी होती है तो वो स्लेव से कर लेता है डायरेक्ट, भले ही वो स्लेव 1 हो, स्लेव 2 हो या स्लेव 3 हो। ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं कि जैसे हमारा लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, इसी तरीके से हम डाटाबेस को भी ऑटोमेटिकली बैलेंस कर रहे होते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि पर्टिकुलर डाटाबेस को कैसे रिक्वेस्ट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अभी के लिए ये मान लो कि जो भी स्लेव होगा वो सिर्फ रीड के लिए यूज हो रहा होगा। कोई भी राइट, अपडेट या डिलीट की अगर क्वेरी किसी वेब सर्वर को करनी होती है तो वो मास्टर डाटाबेस में करता है डायरेक्टली, और मास्टर डाटाबेस इनसे सिंक में रहता है ताकि डाटा इनकंसिस्टेंसी का कभी भी इशू ना आए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो वेब सर्वर होगा वो रीड करना है तो स्लेव के साथ बात करेगा, और उसे राइट, अपडेट और डिलीट करना है तो मास्टर के साथ अपडेट करेगा। ठीक है, तो अगर इसे रीड करना है तो ये यहाँ पे जाएगा, और उसे रीड करना है तो यहाँ पे जाएगा ये। ठीक है, और मास्टर इन दोनों, इन सब के साथ सिंक में रहता है जिससे डाटा इनकंसिस्टेंसी का इशू नहीं आता। अब डाटाबेस रेप्लिकेशन करने के क्या क्या फायदे होते हैं, मेन चीज की इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं अगर हम डाटाबेस रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही होगा कि पहले तुम्हारे पास एक डाटाबेस था, मल्टीपल वेब सर्वर्स थे फॉर एग्जांपल, तो अगर ये वेब सर्वर 10 वेब सर्वर थे, 10 रिक्वेस्ट कर रहे थे एक ही डाटाबेस पे, तो डाटाबेस क्वेरी करने में टाइम लेगा। लेकिन अब क्या है, हमारे पास मल्टीपल वेब सर्वर्स हैं, मल्टीपल डाटाबेसेस हैं, तो हमारे पास जो परफॉर्मेंस होगी ना किसी भी क्वेरी को करने की, क्योंकि मल्टीपल पैरेलल क्वेरीज चलेंगी तो हमारे पास परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो बेटर परफॉर्मेंस होगा डाटाबेस के रेप्लिकेशन से, पहला एडवांटेज। दूसरा, कि अगर एक डाटा सर्वर हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है जैसे मैंने पहले बताया था किसी भी वजह से, तो हमारे पास डाटा लॉस्ट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास डाटा कहीं ना कहीं सेव है दूसरे डाटाबेस में। और तीसरा, कि डाटाबेस अगर एक ऑफलाइन जाता है तो दूसरा है, तो इसका मतलब है कि डाटा हमेशा अवेलेबल है, मतलब अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो तीन हमारे पास एडवांटेज आ जाते हैं डाटाबेस रेप्लिकेशन के। पहला, कि परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। दूसरा, रिलायबिलिटी है हमारे पास कि हमारा डाटा कभी भी खोएगा नहीं। और तीसरा, डाटा हमेशा अवेलेबल है, मतलब कि अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इस वाले सिनेरियो के भी कुछ कुछ कॉर्नर केसेस हो जाते हैं कि मान लो कि अगर सिर्फ एक ही स्लैब हमारे पास है और वो डाउन चला गया, तो रीड कहां से करेगा वेब सर्वर? तो इस सिनेरियो में जो वेब सर्वर है वो डायरेक्ट मास्टर डाटाबेस से रीड कर रहा होगा। मान लो कि तुम्हारे पास एक स्लैब है और वो ही डाउन चला गया, तो उस केस में मास्टर डीवी से रीड कर रहा होगा। अगर एक एक से ज्यादा स्लैब है और एक डाउन जाता है तो दूसरे स्लैब से कर लेगा, और मान लो कि सारे ही स्लैब डाउन चले गए तो उस केस में भी मास्टर डीवी से रीड कर लेगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मान लो कि मास्टर डीवी ही डाउन चला गया तो रीड राइट कहाँ पे होंगे फिर? ठीक है, तो अगर मान लो कि एक मास्टर डाटाबेस हमारे पास है लेकिन हमारे पास बाकी स्लेव्स हैं, तो अगर ये डाउन चला गया तो हम राइट कहाँ पे कर रहे होंगे? तो उस केस में होता क्या है कि हम किसी एक स्लैब को प्रमोट कर देते हैं कि अब अगर ये मास्टर हमारा चला गया है, मतलब डाउन चला गया है, तो उस केस में हमारा मान लो कि स्लेव 1 जो है वो मास्टर की तरह ट्रीट करने लगेगा जब तक कि वो मास्टर अप नहीं हो जाता। और जैसे ही हमारा मास्टर डाटाबेस दोबारा अप हो जाएगा, उस सिनेरियो में ये उस डाटा को यहाँ पे सिंक कर देगा और दोबारा स्लेव की तरह ट्रीट करने लगेगा। कोई कोई जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके पास जो सेटअप होता है उसमें मल्टीपल मास्टर डाटाबेस भी होते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है संभालना। तो ज्यादातर कंपनीज एक मास्टर डाटाबेस के साथ ही काम करती हैं,
मल्टीपल डाटाबेस जो मास्टर डाटाबेस होते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये चीज कर चुकी हैं सेटअप। लेकिन ज्यादातर जो यूज करते हैं हम डाटा रेप्लिकेशन में, वो हम यूज करते हैं कि एक मास्टर डाटाबेस हो और मल्टीपल स्लेब्स हो। अगर स्लेब डाउन जाता है तो वो मास्टर ही स्लेब की जैसा यूज करने लग जाता है, यहाँ पे ही रीड हो जाएगा। और अगर मास्टर डाउन जाता है तो कोई भी एक स्लैब को हम प्रमोट कर देते हैं मास्टर की तरफ। तो इस तरीके से डाटा रेप्लिकेशन होता है, जिसके हमें तीन एडवांटेज मिलते हैं: परफॉर्मेंस, एवेबिलिटी और रिलायबिलिटी। ये तीन मेन चीज हैं जो हमें मिलती हैं। ठीक है। अब डाटा रेप्लिकेट भी हो चुका है, सर्वर भी हमारे पास मल्टीपल्स बन चुके हैं, तो उन सबको कनेक्ट कैसे करते हैं? ठीक है। तो जो हमारे पास इनिशियली तीन ब्लॉक थे, यूजर, डीएनएस, लोड बैलेंसर और वेब टायर, अब हमारे पास उसमें डाटा टायर भी ऐड हो गया है। और उस डाटा टायर के पास हमारे पास मास्टर डाटाबेस और स्लैब डाटाबेस, जो अभी हमने डाटा रेप्लिकेशन वाली टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, वो हमारे पास अब यहाँ पे एक फुल डायग्राम के बेस में होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट कैसे होता है। यूजर डोमेन डीएनएस सर्विस के पास जाएगा, डोमेन वेरीफाई करेगा, उसके पास एक आईपी एड्रेस आएगा। यूजर उस आईपी एड्रेस को लेके लोड बैलेंसर के पास जाएगा। लोड बैलेंसर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा ट्रैफिक सर्वर 1 पर या सर्वर 2 पर, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। जो सर्वर है जिसके पास भी क्वेरी गई, वो मास्टर पे रीड, राइट, अपडेट, डिलीट कर रहा होगा बेस्ड ऑन सिचुएशन। सेम अगर सर्वर 2 को रीड करना है तो वो स्लैब के पास जाएगा, अगर उसे अपडेट डिलीट करना है तो वो मास्टर के पास जाएगा। और कॉर्नर केसेस मैंने तुम लोगों को बता ही दिए हैं कि अगर स्लेब डाउन जाता है तो मास्टर ही स्लेब की जगह काम करने लग जाएगा, अगर मास्टर जाता है तो हम एक स्लेब को प्रमोट कर देते हैं मास्टर की जगह। और दोनों डाटाबेस के बीच में रेप्लिका सिंक में रहता है, सिंक करते रहते हैं। तो हमारे पास अभी एक यूजर टायर हो गया, एक वेब टायर हो गया, एक डाटा टायर हो गया। और इन सब के बीच में हमारे पास एक लोड बैलेंसर होता है जो कि वेब सर्वर्स का ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहा होता है। एक डीएनएस होता है जो कि हमारा आईपी एड्रेस डोमेन वेरीफाई कर रहा होता है। और जो सर्वर्स होते हैं वो इंटरनली डाटा टायर के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब हमने क्या करा है, इन चार पांच टॉपिक्स में सबसे पहले हमने सिंगल सेटअप कर लिया है। ठीक है। सिंगल सेटअप को डाटाबेस से कनेक्ट कर लिया है। डाटाबेस कोई भी हो सकता है, एसक्यूएल, नॉन एसक्यूएल। उसके बाद हमने सर्वर को थोड़ा स्केल भी कर लिया है कि जिससे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो। दूसरा, अगर हमने मल्टीपल सर्वर, मतलब सर्वर को हमने स्केल कर लिया है, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? फिर एक लोड बैलेंसर की कहानी आई थी। अब हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स थे, लोड बैलेंसर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। पहले हमारे पास एक डाटाबेस था, लेकिन मान लो कि डाटाबेस अगर एक फेल हो जाता है तो उस सिनेरियो में हमारे पास डाटाबेस रेप्लिकेशन एक टर्म आती है कि हम अपने डाटा को अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के साथ मल्टीपल डाटाबेसेस रख सकते हैं, जिसमें हमारे पास स्लेव और एक मास्टर की टर्मिनोलॉजी आती है। ठीक है। अब हमारे पास ये सारी चीजें हैं, हम परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, डाटाबेस से डाटा भी अच्छे से ले पा रहे हैं, सब चीज कर पा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे पास कहीं ना कहीं कमी होती है कि जो हम एपीआई हिट करा रहे हैं या कहीं से भी कुछ डाटा ले रहे हैं। अब मान लो कि जो एपीआई हम हिट करा रहे थे, मिल रहा है डाटा हमेशा हमें हाई अवेलेबिलिटी के साथ, 1 सेकंड में हमें मिल रहा था वो डाटा। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो 1 सेकंड या 1 मिली सेकंड वाला डाटा हमें 0.40 सेकंड या 40 मिली सेकंड में मिल जाए? तो हाँ, वो चीज हम कर सकते हैं। उसके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी आती है, कैसे। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब कैसे कहाँ पे काम करेगा? तो जो हमारे पास पुराना डायग्राम था वेब टायर और डाटा टायर के बीच में, उसके बीच में हमारे पास एक ब्लॉक आता है कैसे का। ठीक है। अब ये कैसे है क्या? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कैसे क्या चीज है और इसे हम कैसे टायर क्यों बोल रहे हैं। कैसे जो होती है एक तरीके की टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है, मतलब टेम्परेरी डाटा अपने अंदर रखता है कुछ समय के लिए। जो डाटा तुम्हें सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली बार यूज करना है, बार बार वो तुम्हें चाहिए, उस चीज को तुम अपने कैसे के अंदर रख सकते हो। तो ये कैसे करता क्या है, इसका फ्लो क्या होता है? तो मान लो कि यूजर ने डीएनएस पे कॉल करा, वहां से तुम्हें आईपी एड्रेस मिला, तुम गए वेब सर्वर के पास कि तुम्हें कुछ डाटा चाहिए।
तो वेब सर्वर अब डायरेक्टली डाटाबेस के पास ना जाके सबसे पहले जाएगा कैसे के पास। कैसे एक तरीके की टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, फास्ट होता है डाटाबेस के मुकाबले। तो जैसे ही तुमने देखा कि सबसे पहले तुम्हें कुछ डाटा चाहिए, तो वेब सर्वर डायरेक्टली डाटाबेस के पास ना जाके सबसे पहले जाता है कैसे के पास कि मेरे को ये डाटा चाहिए। ठीक है, अगर कैसे के पास ये डाटा है तो उसके बाद हम उस टर्म को कहते हैं कैसे हिट। कैसे हिट मतलब इस वेब सर्वर को कुछ डाटा चाहिए था और वो कैसे के अंदर डायरेक्ट मिल गया, मतलब कैसे हिट हो गया, तो डायरेक्ट कैसे ही उस डाटा को वेब सर्वर को रिटर्न कर देगी। तो इस सिनेरियो में जो पहले डाटा वेब सर्वर 1 सेकंड में डाटाबेस से ला रहा था, वहीं वो अब 0.4 सेकंड में कैसे से मिल गया उसको डायरेक्ट। तो इस केस में हमारा जो लोड टाइम रेस्पॉन्स टाइम था वो घट गया। ठीक है, अब जो हमने कहा कि हमारा कैसे हिट हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि कैसे मिस हो, जो दूसरी टर्म है कैसे मिस। वेब सर्वर कैसे के पास गया लेकिन उसको डाटा नहीं मिला, तो कैसे क्या करेगा, फिर वो डाटा लाएगा डाटाबेस से। डाटाबेस से डाटा लाने के बाद कैसे के अंदर डाल लेगा और उसके बाद वो वेब सर्वर को देगा। जो पहले सिचुएशन हो रही थी कि वेब सर्वर जा रहा था डाटाबेस से डाटा ला रहा था, तो इस सिनेरियो में भी वेब सर्वर कैसे में मिला तो ठीक है रिटर्न कर रहा है, कैसे में ना मिला तो डाटाबेस से लेके आएगा, कैसे में सेव करेगा और फिर वेब सर्वर को भेज रहा होगा। तो एक तरीके से ये जो कैसे वाला ब्लॉक है ये इंटरमीडिएट काम कर रहा होगा, जिसकी वजह से काफी लोड टाइम किसी भी एपीआई का रिड्यूस हो रहा होगा। तो जो फ्लो डायग्राम है वो इस तरीके से है कि वेब सर्वर के बीच में कैसे और डाटाबेस के बीच में तो ये कैसे टायर आ रहा होगा। ठीक है, अब कैसे को कंसीडर मतलब अगर तुम कैसे लेयर लगा रहे हो तो उसके लिए तुम क्या क्या चीजें अपने दिमाग में रखोगे कि तुम्हें कैसे कब लगाना है, कैसे लगाना है तो उसका फायदा कब कब लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कुछ कुछ आती हैं। तो अब इस कैसे के अंदर डाटा सेव कैसे होता है, तो अगर तुमने देखा हो तो इस तरीके से होता है कि जैसे लोकल स्टोरेज फॉर एग्जांपल तुम अपने कंसिडर कर लो कि लोकल स्टोरेज में हम क्या करते हैं की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं, तो इसी तरीके से कैसे में हमारा डाटा स्टोर होता है की प्लस वैल्यू। तो अगर मान लो कि तुम्हें सेट करना है तो तुम क्या लिखोगे कैसे डॉट सेट और उसके अंदर की कोमा और उसकी वैल्यू, और अगर तुम्हें कैसे से वैल्यू लेनी है तो कैसे डॉट गेट और उस की का नाम, तो तुम्हें वो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल। तो अब लेकिन हमें पॉइंट्स देखने हैं कि अगर हम कैसे यूज कर रहे हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। मान लो कि तुम कहीं भी कैसे ऐड कर रहे हो अपने डाटाबेस प्लस सर्वर्स के बीच में, तो तुम्हें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि तुम्हें कैसे कब यूज करना है, कहाँ पे ज्यादा अच्छे से कैसे वाली चीज, अगर तुम कुछ चीज यूज कर रहे हो तो उसका तुम्हें बेनिफिट पता होना चाहिए कि अगर हम इस चीज को यहाँ पे लगाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जहां पे तुम्हें रीड ज्यादा करना पड़े, राइट कम करना पड़े, जहां पे तुम्हें रीड ज्यादा करना पड़े राइट कम करना पड़े, ऐसे सिस्टम में कैसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हम बस रीड कर रहे होते हैं, डायरेक्ट वो कैसे हमें डाटा दे रहा होता है। अगर राइट ज्यादा करना होता तो उस केस में कैसे वाला जो मेथड है वो थोड़ा कम बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि हमें कैसे और डाटाबेस को एक तरीके से सिंक भी करना होता है। ठीक है, तो कहाँ पे अच्छे से कैसे काम करता है, जहां पर रीड ज्यादा करना हो राइट कम करना हो, पहली चीज। दूसरा, कैसे कि हमें एक एक्सपायरी टाइम भी ऐड करना होता है कि अगर हम कुछ डाटा रख रहे हैं तो वो कितने टाइम बाद खुद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए, क्योंकि अगर हम उसे एक्सपायर नहीं करेंगे तो इसका मतलब है डाटा इनकंसिस्टेंस हो जाएगा डाटाबेस और कैसे के बीच में। तो हमें डाटा और कैसे को सेम डाटा कंसिस्टेंट रखने के लिए उसमें एक हमें एक्सपायरी पॉलिसी और लगानी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं कि मान लो कि तुम कुछ भी सेट कर रहे हो आइटम, तो थर्ड जो वेरिएबल वो लेता है एक्सपायरी टाइम का, कि कितने टाइम बाद जो तुम डाटा कैसे के अंदर सेट कर रहे हो वो रिमूव हो जाए। तो दूसरी चीज हमें रखनी होती है एक्सपायरी पॉलिसी। पहला, कैसे कहाँ बेनिफिशियल होता है, जहां पे ज्यादा रीड हो राइट कम हो। दूसरा, कि कैसे के पास एक एक्सपायरी पॉलिसी होनी चाहिए कि कितने टाइम बाद वो डाटा क्लियर हो जाए। जो पॉलिसी होती है वो ना ज्यादा कम टाइम की होनी चाहिए ना ज्यादा ज्यादा टाइम की होनी चाहिए, वो एक मॉडरेट टाइम होना चाहिए जिसमें तुम्हारा डाटा सिंक हो रहा हो दोनों के बीच में। ठीक है,
तीसरी चीज होती है कि हमें कैसे और डाटाबेस को कंसिस्टेंट रखना होता है, डाटा कंसिस्टेंट। ऐसा ना हो कि यहाँ पे डाटा कुछ और पड़ा हुआ है और यहाँ पे डाटा कुछ और पड़ा हुआ है, तो कुछ कुछ टाइम बाद हमें दोनों को सिंक भी करना पड़ सकता है। चौथा, कि अगर हम कैसे लगा रहे हैं, तो मान लो कि अगर ये कैसे ही फेल हो जाए, तो उस केस में हमें इसे अच्छे से हैंडल करना होगा कि अगर ये फेल होता है तो हमारा जो सर्वर है वो या तो डायरेक्ट डाटाबेस से बात करे, या फिर हमारे पास मल्टीपल कैसे सर्वर्स हो, जैसे हमारे पास वेब सर्वर्स हो, डाटाबेस सर्वर्स हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमारा कैसे डाउन है तो उसकी वजह से ये सर्वर ही पूरा पूरा सिस्टम ही डाउन चला जाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट जहां पे ज्यादा रीड कैसे, अगर हम डाटा सेट कर रहे हैं तो उसकी एक एक्सपायरी पॉलिसी होना चाहिए। तीसरा, हमारा जो कैसे का डाटा है और डाटाबेस का जो डाटा है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। चौथा, कि अगर हमारा कैसे फेल होता है तो उस केस में हमारा सिस्टम डाउन नहीं जाना चाहिए। और लास्ट पॉइंट, कि अगर कैसे हमारा फुल हो जाता है तो उस केस में हमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करनी होती है कैसे में से डाटा निकालने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में तुमने LRU मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ी होंगी। तो मान लो होता क्या है कि ये कैसे फुल है और हमें इसमें कुछ नया डाटा ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे कम बार यूज हुआ है, लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डाटा को निकाल देंगे कैसे से, और जो नया डाटा हमें ऐड करना है उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को रखते हुए हमें कैसे सर्वर बीच में कैसे टायर ऐड करते हैं, जो कि जो एपीआई का लोड टाइम या परफॉर्मेंस टाइम होता है उसे इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था कि हमने सारा सर्वर लगा दिया था, हमने परफॉर्मेंस इंक्रीज भी कर दी। कैसे क्या करता है कि जो हमारे पास डायनेमिक डाटा है उसे हम लोड टाइम कम कर सकते हैं। अब हमारे पास एक नई टर्म आती है सीडीएन। सीडीएन बेसिकली होता क्या है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जो कैसे के अंदर डाटा था वो था डायनामिक, क्योंकि हम डाटाबेस से ले रहे थे, डाटाबेस में अपडेट कर रहे थे, डाटा के साथ सिंक कर रहे थे। सीडीएन वहां पे यूज होता है जहां पे तुम्हें अपने एपीआई का टाइम रेस्पॉन्स कम करना है परफॉर्मेंस के टर्म में ही, लेकिन वो एक तरीके का स्टैटिक डाटा होता है। स्टैटिक डाटा लाइक इमेज, वीडियो, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, कहीं कहीं पे हम एचटीएमएल के पेज भी सीडीएन के अंदर पूरे के पूरे रख देते हैं। तो ये सीडीएन होता क्या है, जब मान लो कि तुम कोई भी वेबसाइट लोड करा रहे हो, ठीक है, मान लो कि google.com ही करा रहे हो, उसमें 10-12 इमेजेस यूज हो रही हैं, तो तुम नहीं चाहते कि बार बार हम उन इमेजेस को डाटाबेस से लाएं। ठीक है, तो उस कंडीशन में होता क्या है, सीडीएन काम आता है। ठीक है, उस सिनेरियो में हमारा सीडीएन काम आता है। सीडीएन करता क्या है, मान लो कि फॉर एग्जांपल एक यूजर आया, उसने एक इमेज मांगी कि मेरे को XYZ इमेज चाहिए, लेकिन सीडीएन के पास वो नहीं थी। सीडीएन ने क्या करा, तुरंत से वो सर्वर से मांगा, सेम जैसे कैसे काम करता था। सर्वर ने वो उसे सीडीएन को दे दिया, उसने यूजर को भेज दिया। तो अगर नेक्स्ट टाइम यूजर टू से मांगेगा ना वो सेम इमेज, तो सीडीएन डायरेक्ट उसे यूजर टू को भेज देगा, जैसे कैसे काम करता था कि कैसे के अंदर डाटा मिला, उसने डायरेक्ट ही भेज दिया। तो इस सिनेरियो में यूजर वन को सेम टाइम लग रहा होगा जितना पहले लग रहा होगा, लेकिन यूजर टू को बहुत कम टाइम लग रहा होगा उस पर्टिकुलर डाटा को लेने के लिए। सीडीएन सेम चीज है। कैसे कैसे हम खुद बनाते हैं, सारी चीजें हम खुद देखते हैं। सीडीएन एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से हम परचेस करते हैं चीजों को। सीडीएन का लॉजिक हम खुद नहीं लिखते हैं। ये सेम होता है जैसे हमारे पास डीएनएस सर्वर था। डीएनएस सर्वर हम थर्ड पार्टी से खरीद रहे होते हैं और वो डोमेन को वैलिडेट कर रहा होता है, वहां से रेस्पॉन्स हमें मिल रहा होता है। सेम सीडीएन थर्ड पार्टी से हम परचेस कर रहे होते हैं, अपने सर्वर के बीच में सेटअप कर रहे होते हैं और हम यूज कर रहे होते हैं। तो इसमें हमें थोड़े कम कंसिडरेशन पॉइंट रखने होते हैं कि फेलियर वो सारी चीजें वो थर्ड पार्टी देख रही होती है। जैसे हम डीएनएस में ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देते कि डीएनएस है वो वैलिडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर वैलिडेट नहीं कर रहा होगा तो हमारे सर्वर डाउन जा रहा होगा। तो ये सारी चीजें हम सीडीएन के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, लेकिन सीडीएन के पास भी हम कुछ कुछ चीजें सोच रहे होते हैं। जैसे हम कैसे में सोच रहे थे कि हमें डाटा एक तरीके से सिंक में रखना है, मान लो कि वो इमेज थी, वो इमेज यूजर ने बदल दी। ठीक है, तो इस तरीके से जो डाटा कंसिस्टेंस वाली चीज थी वो हम अभी भी कर रहे होते हैं सीडीएन के साथ।
तो सीडीएन में भी एक ऑप्शन होता है, जैसे हम एक्सपायरी पॉलिसी कर रहे थे कैसे में, सीडीएन में भी हमारे पास ऑप्शन होता है टीटीएल का। ये टीटीएल क्या होता है? टीटीएल होता है टाइम टू लिव, कि अगर सीडीएम पे हम कुछ चीज स्टोर कर रहे हैं तो वो कितनी देर के लिए कर रहे हैं। अब मान लो कि तुमने उसका टीटीएल सेट कर दिया 5 मिनट एक इमेज का, तो 5 मिनट तक वो सीडीएन के पास होगी, 5 मिनट बाद ही वो एक्सपायर हो जाएगी सीडीएन से। तो जैसे ही 5 मिनट बाद यूजर उसे कॉल करेगा तो सीडीएन के पास वो इमेज नहीं मिलेगी। तो सीडी जैसे हमारे पास कैसे के पास एक्सपायरी टाइम था, सीडीएन के पास हमारे पास टीटीएल होता है टाइम टू लिव, कि कितने टाइम तक वो इमेज सीडीएन पे रहेगी। सेम जैसे हमारे पास एक्सपायरी टाइम ना ही छोटा रहना चाहिए ना ही बड़ा रहना चाहिए, सीडीएन के पास भी सेम, ना ही वो टाइम टू लिव ज्यादा छोटा ना ही टाइम टू लिव ज्यादा बड़ा, इन दोनों के बीच में रहेगा तो वो ज्यादा सारी चीजें सेट रहती हैं। और ये सब डिपेंड करता है कि तुम क्या सिस्टम बना रहे हो। अब मान लो कि हमने एक स्टैटिक वेबसाइट बना दी, हमें पता है कि इसकी जो इमेजेस हैं वो जल्दी जल्दी रिलोड नहीं कर रहे होंगे हम, ठीक है, मान लो कि हम 1 साल बाद चेंज करेंगे, तो हम सीडीएन का टाइम रख सकते हैं कि एक साल बाद। हमारे पास एक एनीवे ऑप्शन होता है कि हम फाइल को इनवैलिडेट कर दें। मान लो कि तुम फोर्सफुली उस टाइम को, मान लो कि तुमने सीडीएन का टाइम रख रखा था 1 ईयर, लेकिन तुम उसे बीच में ही चेंज करने लगे, तो अगर तुम चाहते हो कि सीडीएन पे भी वो डाटा रिफ्लेक्ट हो जाए नए वाला, तो हमारे पास एनीवे ऑप्शन होता है कि हम क्या करते हैं, सीडीएन के अंदर जाते हैं और वहां पे हमारे पास फाइल इनवैलिडेट करने का ऑप्शन होता है कि तुमने फाइल इनवैलिडेट कर दी तो वो सीडीएन उस फाइल को रिमूव कर देगा। और रही बात टीटीएल की, तो तुम्हें पता है टीटीएल तुमने 1 साल का कर रखा है सेट, तो 1 साल से पहले तुम चेंज नहीं कर रहे, तो यूजर 1 ने अगर कुछ चीज फैच करी है और वो सीडीएन पे सेव हो गई, तो यूजर 2 के लिए वो डायरेक्ट तुरंत मिल जाएगा सीडीएन से। तो सीडीएन एज कंपेयर टू कैसे, हमें कम चीजें सोचनी होती हैं। कैसे, क्योंकि हमारा खुद का ही लॉजिक है, हम सारी चीजें खुद देखते हैं कैसे में, लेकिन सीडीएन एक थर्ड पार्टी है, तो उसमें हम थोड़ी थोड़ी चीजें देखते हैं, लाइक कॉस्ट, कि अगर हम खरीद रहे हैं सीडीएन को वो कितना महंगा हमें पड़ रहा है। मान लो कि कोई भी डाटा हम उसमें यूज कर रहे हैं, एचटीएमएल पीएनजी और कुछ भी, तो कितना कॉस्ट हमें पड़ रहा है। एक तो हमें कॉस्ट सोचनी होती है सीडीएन में, जो हमें कैसे में ज्यादा कॉस्ट का नहीं देखना होता, क्योंकि उसमें हम कुछ मेन डाटा ही रख रहे होते हैं, ज्यादा डाटा सेव नहीं कर रहे होते, और वो भी हमारे प्रेफरेंस पर रहता है। सीडीएन में हम कॉस्ट देख रहे होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया टीटीएल देख रहे होते हैं कि टाइम टू लिव कितना हमें रखना है, और तीसरा सेम हमें रखना है कि अगर हमारा सीडीएन टेम्परेरी बेसिस पे आउट जाता है, तो उस सिनेरियो में हमने इसे अच्छे से फेलियर के साथ रखा हो, कि अगर हमारा सीडीएन फेल होता है किसी वजह से, तो उस सिनेरियो में हमारा सर्वर ही रिटर्न करने लग जाए जो चीजें यूजर मांग रहा है, कंप्लीट डाउन ना जाए किसी वजह से। ठीक है, तो ये था हमारा आखिरी टॉपिक। सबसे पहले हमने सिंगल सर्वर सेटअप करा, डाटाबेस जोड़े, सर्वर्स को स्केल करा, उन सर्वर्स के बीच में हमने लोड बैलेंसर करा, डाटाबेस फिर हमारे पास एक था, हमने डाटाबेस के रेप्लिकेशन बनाए, डाटाबेस हमारा अवेलेबल था लेकिन लोड टाइम ज्यादा ले रहा था, तो डायनेमिक डाटा के लिए हमने कैसे यूज करा, स्टैटिक डाटा के लिए हमने सीडीएन यूज करा। तो इन सारी चीजों को मिलाने के बाद फिर हमारा एक बनता है कि हमने एक बेसिक सिस्टम डिजाइन करा है कि एक्चुअली फ्लो क्या क्या रहते हैं। ठीक है, तो लास्ट एक बार मेन कंप्लीट फ्लो को देखते हैं और उसके बाद फिर अगर तुम लोगों की क्वेरी होगी तो फिर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेम कहानी कि यूजर डीएनएस के पास जा रहा होगा, डीएनएस से हमें आईपी एड्रेस मिल रहा होगा, पब्लिक आईपी एड्रेस, यूजर उस पर्टिकुलर पब्लिक आईपी एड्रेस को लेके लोड बैलेंसर के पास जा रहा होगा, लोड बैलेंसर क्या कर रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा जो भी क्वेरीज आ रही होंगी सर्वर 1 या सर्वर 2 पे बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी। अब मान लो कि सर्वर 2 पे कोई भी चीज जाती है तो सर्वर क्या करता है, पहले उसे कैसे में देखता है, कैसे अगर हिट होता है तो कैसे ही रिटर्न कर देता है सर्वर को, अगर कैसे मिस होता है तो कैसे जाता है फिर डाटा टायर के पास, रीड करना है तो स्लेव के पास जाएगा, राइट करना है तो मास्टर के पास जाएगा, डाटाबेस कैसे को डाटा रिटर्न कर रहा होगा, कैसे रख के सर्वर को वापस रिटर्न कर रहा होगा, और ये सर्वर वापस डाटा रिटर्न कर रहा होगा यूजर को। तो अब हमारे पास जो टायर्स हैं वो इस तरीके से होंगे, यूजर टायर नंबर 1, फिर हमारे पास एक वेब टायर होगा जिसमें हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स होंगे, उसके बाद हमारे पास एक डाटा टायर होगा, और उसके बाद हमारे पास एक कैसे टायर होगा। तो ये था हमारा कंप्लीट फ्लो।